वर्षा शर्मा रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यायमूर्ति सूर्यकांत की भारत के 93वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने समारोह में मुख्य न्यायाधीश को संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन और उनके लिए शुभकामनाएं दी और भारतीय न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश सूर्यकांत को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीजेआई शपथ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, जहां सूर्यकांत बने हैं भारत के 93वें सीजेआई और समारोह में न्यायाधीश और मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक की और वैश्विक आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण साझा किया। देश और विदेश नीति विशेषज्ञ इस समिट को भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बता रहे हैं। दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौटे हैं। G20 समिट से पीएम मोदी वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं और वैश्विक मुद्दों पे भारत के दृष्टिकोण और तमाम साझेदारी और चर्चा की गई है। समिट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी करेंगे रोड शो। सुरक्षा के मद्देनजर 8 जोन में रामपथ बांटा गया है और साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक स्वागत होगा। अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम मोदी। हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन नहीं करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि रामपथ होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के मद्देनजर 8 जोन में बांटा गया है रामपथ। अयोध्या से बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी रोड शो करेंगे और सुरक्षा के मद्देनजर रामपथ को 8 जोन में बांट दिया गया है। साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक स्वागत किया जाएगा। अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही बता दें कि इस बार हनुमानगढ़ी में दर्शन नहीं करेंगे पीएम मोदी और रामपथ होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी रोड शो करेंगे और इसके साथ ही इस बार बता दें कि हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन नहीं करेंगे, सीधा रामपथ होते हुए राम मंदिर जाएंगे, जहां बता दें कि रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे और इसके साथ ही अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम मोदी। और रामपथ होते हुए सीधे राम मंदिर जाएंगे पीएम मोदी और साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक स्वागत होगा। अयोध्या से बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी रोड शो करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर 8 जोन में आए रामपथ बांटा गया है। साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक स्वागत किया जाएगा। अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम मोदी। हनुमानगढ़ी दर्शन करने इस बार नहीं करेंगे पीएम मोदी और रामपथ होते हुए सीधे राम मंदिर पहुंचेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले में आयोजित 3 दिवसीय समागम में भाग लिया और संगत की सेवा की। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस यहां समागम के रूप में मना रहे हैं। यह हमारी खुश किस्मती है कि हम संगत की सेवा कर पा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि कल और परसों 3 दिन चलने वाले इस आयोजन से अधिक परिवार भाग लें और इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने 25 तारीख को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है, ताकि सभी लोग मिलकर यह महोत्सव मना सके। और दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस और लाल किले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की है और इसके साथ ही बता दें कि सीएम रेखा ने संगत की सेवा करी है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां
संगत की सेवा कर पा रहे हैं। और सीएम रेखा गुप्ता ने यहां बयान भी दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले में आयोजित 3 दिवसीय समागम में भाग लिया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस यहां समागम के रूप में मना पा रहे हैं। यह हमारी किस्मत है कि हम संगत की सेवा कर पा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि कल और परसों 3 दिन तक चलने वाले इस समागम में अधिक से अधिक परिवार भाग ले। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने 25 तारीख को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है ताकि सभी लोग मिलकर यह महोत्सव मना सके। मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शहीद गुरु की शिक्षाओं और उनके बलिदान के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रेरित किया कि वे गुरु तेग के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और उनके संघर्ष को याद रखें। दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शहीद दिवस पर संबोधन और इसके साथ ही लाल किले पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तेग बहादुर की शिक्षा पर प्रकाश डाला गया। 350वां शहीदी दिवस पे समारोह का आयोजन किया गया है। देखो, सेवक को सेवा बनाइए। जो गुरु साहब की सेवा है ना, ये हर एक किसी के लेखे नहीं हो। मैं मानयोग रेखा गुप्ता जी ने दसिया, मैं 1 मिनट गल खत्म करनी, पर संगत जी थोड़े भी ध्यान च रहे। मैं जो मानयोग रेखा गुप्ता जी ने दसिया कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 350 साला इस शताब्दी का यह बड़ा होगा, शताब्दी की शहीदी दिवस का। मानयोग रेखा गुप्ता जी सी कैबिनेट बैठे सी, कपिल मिश्रा जी और बाकी मंत्री भी सारे नाल से। माननीय रेखा गुप्ता जी ने कहा कि देखो, मुझे बहुत परंपराओं का ज्ञान नहीं है, पर मैं एक बात चाहती हूं सिरसा जी, दिल्ली के अंदर ऐसी महान शहादत हुई है, जन जन तक ये पहुंचना चाहिए। और कहीं भी इतना ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि कंकर भी साफ हो जाना चाहिए। जब मेरे श्रद्धालु आए तो उनके पैरों के साथ कंकर भी वहां नहीं होना चाहिए, ऐसा इंतजाम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा में 150 बेड वाले सिविल अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के अन्य कई विकास परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यह परियोजनाएं जनता के जीवन को बेहतर बनाने और सेवा सुविधाओं को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। और इसके साथ ही विदिशा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिविल अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया। सीएम मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है, विकास परियोजना का लोकार्पण भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि ये लोगों को सहायता प्रदान करने में और भी ज्यादा मदद करती हुई नजर आएगी। विदिशा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने अन्य कई विकास परियोजना का भी लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा में 150 बेड वाले सिविल अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने जिले की अन्य कई विकास परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ये परियोजनाएं जनता के जीवन को बेहतर बनाने और सेवा सुविधाओं को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए,
बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी पंचायत है, अब नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासोदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासोदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहां खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक, भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया, जरूरी है भाई, जरूरी है। रोड कहाँ वही है, कौन सा? अपन लोग आए। अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपका ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना, जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ शिवराज सिंह जी भाई साहब, और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आम जनता से सीधे मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सीएम ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना है। सीएम ने जनता की समस्याएं सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की है। सामाजिक मुद्दों पर सीएम योगी ने ध्यान दिया और समाधान के लिए अधिकारियों को सक्रिय और जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों से सीधा मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में आम जनता से सीधे मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सीएम ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 के दौरान उत्तराखंड से जुड़े कई स्टॉलों का दौरा किया और राज्य के उत्पादों और हस्तशिल्पियों का अवलोकन किया। सीएम धामी ने कहा कि ट्रेड फेयर में हमारे राज्य उत्तराखंड में बनाए जाने वाले उत्पादों के विपणन के लिए एक बड़ा मंच मिल रहा है। तमाम प्रकार के लाभकारी और उपयोगी उत्पादों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि ऐसे उत्पाद बनाने वाले लोगों और हस्तशिल्पों और कारीगरों को अवसर मिले। उनके प्रोत्साहन के लिए हम हर प्रकार से प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 और सीएम धामी ने यहां का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों को बड़ा मंच मिला है। सीएम ने प्रोत्साहन का आश्वासन भी दिया। उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ सरस मेले का भी
हर साल आयोजन होता है। उस मेले में भी ऐसे जो हमारे अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, सभी को एक अच्छा मंच मिलता है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा है, वो यात्रा अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ का हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कल 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष समारोह में शामिल होंगे। प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु और आम जनता के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या मंदिर में ध्वजारोहण समारोह और पीएम मोदी यहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की जा रही है। और अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या मंदिर में ध्वजारोहण का समारोह का आयोजन होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पे बता दें कि ध्वज फहराएंगे। तमाम व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 120 जवानों को तैनात किया जाएगा मंदिर परिसर में और इसके साथ ही बता दें कि तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और अयोध्या से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष समारोह में शामिल होंगे। प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु और आम जनता के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके और कोई भी घटना ना घटे। इसके साथ ही अयोध्या से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर के शिखर पर कल बता दें कि ध्वजारोहण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराएंगे और इसके लिए तमाम व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा कड़ी की जा रही है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है और इसके साथ ही 120 जवानों को तैनात किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में स्मॉग और वायु प्रदूषण गंभीर है। दिल्ली, नोएडा और इसके साथ ही आसपास के इलाकों में घना स्मॉग छाया हुआ है। मयूर विहार से मिले ड्रोन वीडियो में स्मॉग की मोटी परतें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता खराब है। AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। सुबह से NCR क्षेत्र में प्रदूषण की मोटी परत ने हवा की गुणवत्ता को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कई इलाकों में भी घना कोहरा छाया हुआ है। इससे स्थानीय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मुंबई में भी स्मॉग की मोटी परतें हैं और शहर को ढक लिया है और इसके साथ ही AQI 239 तक पहुंच गया है, जो कि अत्यधिक प्रदूषित श्रेणी में आता है। देश के कई हिस्सों में स्मॉग और कोहरे का प्रभाव बढ़ा है। दिल्ली, NCR, मोहताबाद, मयूरभंज और मुंबई में वायु गुणवत्ता काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश से है, दूसरी दिल्ली से है और तीसरी मुंबई की है, चौथी उड़ीसा की है। चारों तस्वीरों में आपको साफ दिख सकता है कि किस तरह से मोटी परतें देखने को मिल रही हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पे वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है क्योंकि दृश्यता काफी कम होती हुई नजर आ रही है और क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। लोगों को अभी से सांस और इसके साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं और देश के कई हिस्सों में स्मॉग और वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। और इन तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध छाई हुई है। दृश्यता काफी ज्यादा कम है। इलाकों में घना स्मॉग छाया हुआ है। मयूर विहार की अगर बात करें तो मयूर विहार में मिले ड्रोन वीडियो में स्मॉग की मोटी परतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब है और सुबह से NCR क्षेत्र में प्रदूषण की मोटी परतों ने हवा की गुणवत्ता को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। अगर बात उड़ीसा की करें तो तस्वीर
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। इससे स्थानीय जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं अगर मुंबई की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मुंबई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी स्मॉग की मोटी परत ने शहर को पूरी तरह से ढक लिया है और AQI काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। और ये देश के कई हिस्सों में स्मॉग और कोहरे का प्रभाव अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। और बता दें कि सड़कों पे अब दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि बता दें कि दृश्यता कम होने के कारण घटनाओं की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। और इसके साथ है कि आवश्यक बाहर निकलें और इसके साथ ही बाहर ना निकले, कार्य होने पे ही बाहर निकलें और मास्क का उपयोग जरूर करें। और अयोध्या में होने वाले बता दें कि ध्वजारोहण को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि कल तमाम व्यवस्था से पहले अब कल ध्वजारोहण किया जाएगा और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और शिखर पर ध्वज फहराएंगे। और यहां बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम दिग्गज यहां पे शिरकत करेंगे और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इतिहास का वो स्वर्णिम क्षण जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों भारतीयों ने सदियों तक की। राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज का दिव्य आरोहण 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा के साथ होगा। पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत इस अद्वितीय, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। 7,500 विशेष अतिथि, 7,000 आमंत्रित श्रद्धालु और पूरी अयोध्या दिव्य उत्सव में डूबी हुई। आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक यात्रा पर जहां ध्वज केवल कपड़ा नहीं बल्कि 500 साल की आस्था, तपस्या और संघर्ष का प्रतीक बनकर इतिहास में लहराने जा रहा है। 25 नवंबर की सुबह अयोध्या का वातावरण मानो किसी दिव्य उत्सव की घोषणा कर रहा है। हर गली, हर मार्ग, हर मोड़ पर भगवा रंग आस्था की लहर बनकर फैल चुका है। ट्रस्ट, प्रशासन, स्वयं सेवक और श्रद्धालु सभी मिलकर उस क्षण की तैयारी में लगे हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। रामलला के महाप्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की ये कड़ी, मंदिर निर्माण यात्रा का अंतिम चरण और वही क्षण जब धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होगा। अभिजीत मुहूर्त, वो कालखंड जिसे भारतीय ज्योतिष सबसे शुभ मानता है। इसी पवित्र मुहूर्त में केसरिया धर्म ध्वज को शिखर पर स्थापित किया जाएगा। जैसे ही ध्वज दंड पर धर्म ध्वज पर चढ़ेगा, ठीक 10 सेकंड तक शंख ध्वनि गूंजेगी, आकाश से होगी पुष्प वर्षा, वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। ये ध्वज स्थापना केवल एक अनुष्ठान नहीं, ये घोषणा होगी कि राम मंदिर पूर्ण हो चुका है और अब ये आध्यात्मिक रूप से सक्रिय है। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत। महासचिव चंपत राय ने बताया, इस आयोजन में 7,500 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। अयोध्या और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 7,000 श्रद्धालु और मंदिर निर्माण से जुड़े 600 से अधिक कारीगर इस गौरवमय क्षण में भागीदार होंगे। ट्रस्ट ने पहली बार आयोजन को इतनी वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित किया है कि हर जिले को एक अलग रंग कोड दिया गया है। विशेष सिटिंग व्यवस्था, सुरक्षा के उच्चतम स्तर और प्रवेश द्वारों पर डिजिटल स्थापन, सब कुछ ऐतिहासिक पल के सम्मान में किया गया है। धर्म ध्वज केवल कपड़ा नहीं, ये सनातन का प्रतीक है। रंग केसरिया जो त्याग, पराक्रम, भक्ति, तप और सत्य की विजन का रंग है। ध्वज पर अंकित 2 पवित्र प्रतीक, कोविदार वृक्ष, रघुवंश का राज चिन्ह, वाल्मीकि रामायण में वर्णित भरत के ध्वज पर भी यही प्रतीक था, और दूसरा ओम जो सृष्टि का मूल, हर मंत्र का सार और परम ध्वनि का प्रतिनिधि है। शिखर पर लहराता हुआ धर्म ध्वज केवल विजय का प्रतीक नहीं, ये राम राज्य की पुनर्स्थापना का संकेत है। राम मंदिर के ट्रस्ट के व्यवस्था प्रमुख गोपाल जी राव बताते हैं, ध्वज स्थापना के दौरान मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। सैकड़ों संत, महंत, वैदिक आचार्य, शंख ध्वनि, वेदों के मंत्र और पुष्प वर्षा, पूरा अयोध्या धूप, गंध और भक्ति में नहाया हुआ दिखाई देगा। और फिर वो क्षण आता है जब मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ने की प्रक्रिया आरंभ होती है। मंत्र गूंजते हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा होती है और जैसे ही ध्वज दंड केसरिया धर्म ध्वज स्थापित होता है, अयोध्या का हर कोना, हर छत, हर घाट जय श्री राम के उद्घोष से भर उठता है।
ठीक 10 सेकंड तक गूंजती शंख ध्वनि सदियों का इंतजार एक पल में पूरा कर देती है। अयोध्या का ये उत्सव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, यूके, नेपाल और दुनिया के अन्य देशों में बसे लाखों राम भक्त भी इस क्षण का हिस्सा बने। राम मंदिर का धर्म ध्वज पूरे विश्व में सनातन संस्कृति चेतना का केंद्र बनता जा रहा है। ध्वज स्थापना का ये दिवस आने वाले सदियों के लिए इतिहास का अमिट अध्याय बन चुका है। ये केवल मंदिर निर्माण का अंत नहीं, ये 500 वर्ष की प्रतीक्षा, संघर्ष और तपस्या का समापन है। रामलला के मंदिर पर लहराता ये धर्म ध्वज सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है और उसी उम्मीद का संकेत है कि राम राज्य की मूल भावना सत्य, न्याय, करुणा और धर्म सदैव जीवित रहेगी। अयोध्या के इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण का साक्षी बनने के लिए आपका धन्यवाद। आज का दिन केवल तिथि नहीं, ये सनातन परंपरा, रघुवंशी विरासत और भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण है। राम मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज हमें सदैव स्मरण कराएगा कि आस्था की यात्रा भले ही लंबी हो, लेकिन उसका परिणाम दिव्य होता है। अयोध्या में 25 नवंबर का दिन इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय बनेगा। अभिजीत मुहूर्त में जब राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज स्थापित किया जाएगा, तब वो क्षण केवल एक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि 500 साल की आस्था, संघर्ष, तपस्या का चरम रूप होगा। शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में अयोध्या एक बार फिर अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अभूतपूर्व स्वरूप प्रस्तुत करेगी। धर्म ध्वज पर अंकित ओम और कोविदार वृक्ष राम राज्य की उस मूल भावना का प्रतीक बनेंगे जो सत्य, न्याय, करुणा और धर्म पर आधारित है। और जब ये ध्वज शिखर पर लहराएगा, तब ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि आस्था की यात्रा चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका परिणाम हमेशा दिव्य और उज्जवल होता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।